सो गाइज ये हम क्वेश्चन पेपर कर रहे थे, प्री बोर्ड क्वेश्चन पेपर माउंट कैरेमल स्कूल का। तो इसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको एमसीक्यूज कराए थे, आज हम इसके डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे। तो आ जाते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि पंकज मिश्रा गोज टू अ शॉप एंड बाय अ वोलन कोट हैविंग कॉस्ट रुपीज 1270 लिस्ट प्राइस। ये इसका लिस्ट प्राइस या आप क्या कह सकते हैं उसका मार्क प्राइस है। द रेट ऑफ जीएसटी इज 18% है। ही टेल्स द शॉपकीपर टू रिड्यूस द प्राइस टू सच एन एक्सटेंट दैट ही हैज टू पे 1270 इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। देखो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है इसमें कि जो मिस्टर पंकज मिश्रा है जो कोट खरीदने गए हैं, उनको कोट का मार्क प्राइस या लिस्ट प्राइस कितना बताया है, उनको बोला है प्राइस 1270। अब वो शॉपकीपर से कह रहे हैं कि भाई आप इसके बाद जीएसटी भी लोगे 18%। जीएसटी रेट भी इसमें गिवन किया है कितना 18%, कह रहा है कि भाई इससे जीएसटी भी लोगे। अब वो शॉपकीपर से बोल रहा है कि आप मुझे इस पर इतना डिस्काउंट दीजिए कि जीएसटी ऐड करने के बाद ये अमाउंट मुझे पे करना पड़े। तो एक्चुअल में जो भी शॉपकीपर है उनको कितना डिस्काउंट देगा, अब ये बताना है आपको। यहाँ पर डिस्काउंट ये नहीं पूछा कि भी कितना डिस्काउंट परसेंट, यहाँ पर सिर्फ बोल रहा है कि फाइंड द रिडक्शन नीडेड, कितना रिड्यूस करेगा, कितने पैसे इसमें से कम करेगा कि भी उसमें 18% जीएसटी ऐड करे तो 1270 है। सिंपल है, हम लेट कर लेते हैं कि भी उसने अपने जो भी कोट था उसका जो कॉस्ट है उसने एक्स रुपीज रखा, ठीक है। लेट किया उसने कि ओरिजिनल कॉस्ट या फिर कॉस्ट आफ्टर रिडक्शन एक्स रुपीज हो गई। अब उसमें अगर वो 18% क्या करता है, एक्स का ही 18% क्या कर लेता है, ऐड कर देता है जीएसटी। तो 18% कैसे निकालते हैं, 18/100। तब इसका जो कॉस्ट है फाइनल कॉस्ट कितना बनेगा 1270। बस ये करना है आपको इसमें। तो अब आप इसको सोल्व कर लो, जो भी एक्स की वैल्यू होगी वो उसकी रिड्यूस्ड कॉस्ट आ जाएगी, लेकिन रिडक्शन कितना करना है उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये 1270 में से जो एक्स वाली वैल्यू आएगी उसे माइनस कर देंगे। इसको सोल्व करते हैं, एलसीएम लोगे देखो 100, यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 100x और प्लस कितना हो जाएगा ये 18x इक्वल्स टू में 1270। नाउ इनको प्लस करते हैं, 100 प्लस 18 118x। ये 100 यहाँ पर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, x से क्या कर देंगे 118 से क्या करेंगे इसको डिवाइड। अब देखो क्या है 118 से परफेक्टली डिवाइड हो रहा है, नहीं डिवाइड होना चाहिए, तभी हम इजीली बता सकते हैं इसका आंसर। जैसे 2 से अगर आप कैंसिल कर रहे हो इसको, 2 5 ज़ा 10 और 2 9 ज़ा 18, 2 से इसको कैंसिल करें अगर हम, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 2 5 ज़ा 10। ओके, और ये 00 ये वैल्यू आएगी 63500 और अपॉन में कितना आएगा ये 59। ये हो जाएगा सिंपल, इसमें ये होगा इसमें। तो ये 63500 और ये 59, ये होगी एक्स की वैल्यू, ये एक्स की वैल्यू हो जाएगी। अब इसको अगर हम एक्चुअली देखें भाई कितनी वैल्यू आ रही है ये, अगर हम इसको डिवाइड करें क्या ये परफेक्टली डिवाइड हो रहा है, तो अगर ये परफेक्टली डिवाइड नहीं हो रहा तो क्वेश्चन बहुत ही बेकार कैलकुलेशन के साथ है। क्योंकि अगर इस तरह के क्वेश्चन है तो इसमें कैलकुलेशन ईजी होनी चाहिए, मीन्स कि भी परफेक्टली डिवाइड होना चाहिए, इसे परफेक्टली डिवाइड नहीं हो रहा। तो इसीलिए ये क्वेश्चन ना काफ़ी टफ भी हो जाएगा बच्चों के लिए, क्योंकि डिवाइड नहीं होगा। इसमें 1076.27 समथिंग इसकी वैल्यू आ रही है, ये इसकी रिड्यूस कॉस्ट आ गई। तो रिडक्शन कितना किया होगा इसने, शॉपकीपर ने जो रिडक्शन किया होगा वो कितना किया होगा। तो इसलिए गंदा क्वेश्चन है, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन काफ़ी बेकार दी है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे नहीं है तो क्वेश्चन कैसा मिलना चाहिए जिसमें परफेक्टली डिवाइड हो रही हो वैल्यू, क्योंकि इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं तो उसमें डिवाइड करने में काफ़ी टाइम लगेगा और बच्चा कंफ्यूज रहेगा कि भाई ये क्या हमारा आंसर सही है या फिर नहीं। और यहाँ पर ये 1270 माइनस कितना है, ऐसा क्वेश्चन हमारी बुक में भी है और उसमें परफेक्टली डिवाइड हो रही है वैल्यू, जिससे कि बच्चा इजीली उसको कर पा रहा है और उसको बता भी पा रहा है कि भी एग्जैक्ट इसका आंसर क्या होगा। भाई इस तरीके से वो एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हो रहा तो एग्जैक्ट आंसर भी नहीं आएगा। तो ये आंसर भी हमारे सभी क्या है अप्रोक्स में ही आ रहा है। अगर हम इसमें 1270 माइनस भी कर लेते हैं तो 193.72, ये 72 या 73 जो भी आ रहा है ये अप्रोक्स में आ रही है वैल्यू। तो इसलिए बेकार क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन अगर है तो अच्छा क्वेश्चन, लेकिन इसकी जो वैल्यू है ना वो वैल्यू बेकार गिवन की है, क्योंकि परफेक्टली डिवाइड नहीं हो रही है। अब देखते हैं हम इसका सेकंड पार्ट। एग्जाम में अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो उसमें वैल्यू ऐसी मिलेगी जिससे कि वो परफेक्टली डिवाइड हो। अब देखेंगे हम इसमें सेकंड पार्ट। लेकिन अगर एग्जाम में भी ऐसा आता है तो वैसे मुश्किल होता है कि भी ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आए तो वो काफ़ी क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, बच्चे आंसर मैच नहीं कर पाएंगे। आंसर सभी के क्या आ रहे होंगे, डिफरेंट डिफरेंट आ रहे होंगे। अब देखेंगे इसका सेकंड पार्ट, कह रहा है कि द सेकंड एंड द
45th टर्म ऑफ एन एपी, सेकंड टर्म मींस A2 गिवन किया है हमें कितना 10 एंड 45th टर्म A45 गिवन किया है 96। अब बोल रहा है कि फाइंड द फर्स्ट टर्म, इसका फर्स्ट टर्म मींस A फाइंड करना है, इसका कॉमन डिफरेंस मींस D फाइंड करना है, इसका सम ऑफ द 15th टर्म S15 फाइंड करना है। ये सभी इसमें हमें फाइंड करने हैं। अब करो इनको कैसे फाइंड करेंगे हम। A2 A45 ये हमें गिवन है, तो इन यहाँ से दो इक्वेशन मिलेंगे हमें A+1D, एक इक्वेशन ये हो गई, और यहाँ से मिलेगी A+44D, एक कम हो जाती है वैल्यू D में, n-1 करते हैं 96। ये दोनों इक्वेशन है, इनको सोल्व कर लो, A और D की वैल्यू फाइंड कर लो। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम माइनस कर देते हैं, ठीक है, सेकंड माइनस फर्स्ट कर दो या फर्स्ट माइनस सेकंड, सेम ही आएगा दोनों से 96, और यहाँ पे क्या कर देंगे हम A+D इक्वल्स टू में 10। अगर हम इसको माइनस कर रहे हैं साइन चेंज होंगे, यहाँ पर आएगा 43D, और यहाँ पर अगर इसको माइनस कर रहे हैं तो आ रहा है 6 और ये आ रहा है 86। क्या इसको कैंसिल कर रहा है? यस, 2 टाइम्स में कर रहा है। D की वैल्यू 2 आ गई, और अगर D की वैल्यू 2 आ गई तो फिर A की वैल्यू क्या होगी? A की वैल्यू आप फाइंड कर लो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से A की वैल्यू क्या मिलेगी हमें? A+D, D की वैल्यू 2 है इक्वल्स टू में 10, तो यहाँ से A की वैल्यू क्या मिलेगी? 2 माइनस कर दो यहाँ पर 8, D की वैल्यू 2, A की वैल्यू 8। ओके, ये हो जाएंगे हमारी A एंड D की वैल्यू। A और D की वैल्यू तो हमें मिल गई 2, 8। हमें S15 और फाइंड करना है। S15 के लिए फॉर्मूला क्या होता है? n/2, n की वैल्यू क्या है? 15। अब करेंगे इसमें 2A, A की वैल्यू क्या होगी इसमें? 8 प्लस n-1, n की वैल्यू 15 है, n-1 इंटू D की वैल्यू क्या है? 2। फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है अभी Sn का फॉर्मूला? n/2 2A प्लस n-1 इंटू D, n/2 2A प्लस n-1 इंटू D, ये फॉर्मूला होता है। तो ये हो गया S15, ये हो गया S15 हमारा। अब करेंगे हम इसको सोल्व, कितना आएगा? 15/2, 2 8 16, 14 2 जा कितने होते हैं? 28। यहाँ पर कितना होगा? 15/2, इन दोनों को प्लस करेंगे कितना होगा? ये जाएगा 40, 8 और 6 14 1, और ये हो जाएगा 44, 2 से कैंसिल करेंगे 22, 15 इंटू 22 कर लो आप, आपको मिल जाएगी वैल्यू। कितना आ रहा है? 110, और ये आ रहा है 22, तो ये आ गया हमारा 330। तो वैल्यू कितनी आ रही है हमारी? 330 आ रही है। तो यही क्या हो जाएगा? इसका सम हो जाएगा। ओके, S15 कितना आ रहा है हमारा? 330। बस ये करना था इसमें सेकंड पार्ट में। तो A और D की वैल्यू हो गई हमारी, A और D फाइंड करना था, S15 हो गया 330। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट देखते हैं हम इस क्वेश्चन नंबर 2 में, और ये सभी पार्ट जो है हमारे 4 मार्क्स के हैं, मीन्स ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा 12 मार्क्स का है। अब इसमें कह रहा है कि क्या करना है, क्योंकि ये जो 2 और 3 क्वेश्चन है ये कंपलसरी क्वेश्चन होते हैं, इसमें चॉइस नहीं होती, तो ये सभी करने हैं आपको। और जो नेक्स्ट पार्ट हमारा बी होता है उसमें से एनी 4 करने होते हैं, एनी 7 में से। तो थर्ड में बोल रहा है सम स्टूडेंट्स प्लान अ पिकनिक, द बजट फॉर द फूड वाज 480 as 8 of them failed to join the party. The cost of the food for each member is increased by ₹10. Find how many students went for the picnic. मोस्टली बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज ही होंगे। क्यों? क्योंकि मोस्टली बच्चों को ये नहीं पता लगा होगा कि भी क्वेश्चन किस चैप्टर से है, और जिसने अच्छे से ये वाले क्वेश्चन किए हैं तो उनको पता चल गया कि भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है। अब कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से? ये कह रहा है कि भी सम स्टूडेंट प्लान अ पिकनिक, कुछ बच्चों ने पिकनिक जाने का प्लान किया। द बजट फॉर द फूड वाज 480, उनके खाने का बजट कितना आ रहा था? 480 आ रहा था। अब सम स्टूडेंट हम लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट बी एक्स। तो लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट बी, अगर हम क्या लेट कर लेते हैं? एक्स। ओके, एक्स लेट किया हमने। तो एक्स स्टूडेंट्स के लिए फूड कितने रुपीस का है? इनके लिए अरेंजमेंट क्या है फूड का? वो 480 का हो रहा है। लेकिन फिर क्या हुआ? एज 8 ऑफ देम फेल टू जॉइन द पार्टी, उसमें से 8 बच्चों ने मना कर दिया, 8 बच्चे नहीं जा रहे। तो 8 बच्चे अगर उसमें से कम हो जाते हैं, तब ये कह रहा है कि इफ सी क्या कह रहा है? द कॉस्ट ऑफ द फूड फॉर ईच मेंबर, तब कॉस्ट ऑफ द फूड फॉर ईच मेंबर इंक्रीज बाय 10, तब हर बच्चे का फूड कॉस्ट कितने रुपीज इंक्रीज हो जाता है? 10 रुपीज इंक्रीज हो जाता है। मतलब अब हर बच्चे को 10 रुपए और ज्यादा देने होंगे, क्योंकि देखो बजट आपको कम करना नहीं है, बजट सेम ही रहेगा, 480 ही खर्च करेंगे हम फूड पर।
लेकिन अगर कम बच्चे हो गए तो इन्हीं बच्चों में मैनेज करना पड़ेगा, इन बच्चों में मैनेज करना पड़ेगा, 8 बच्चे कम हो जाएंगे तो उन्हीं को मैनेज करना होगा 480 को। कैसे अरेंज करेंगे? वो कह रहा है कि भाई अगर 8 बच्चे कम हो जाते हैं तो हर एक बच्चे पर 10 रुपए ज्यादा पड़ेंगे। पहले हर एक बच्चे पर कितने रुपए पड़ रहा था? सारे बच्चों का प्राइस कॉस्ट बैठ रहा था हमारा कितना? 480। तो ईच स्टूडेंट फूड कॉस्ट कितना पड़ रहा था यहाँ पर? ईच स्टूडेंट फूड कॉस्ट पड़ रहा था हमारा कितना? 480 को इक्वली पार्ट में डिवाइड करेंगे x से, ये तो होता। ये मान लेते 10 बच्चे होते तो 10 बच्चों में इक्वली डिवाइड करने के लिए हम 10 से डिवाइड करते, मीन्स हर एक बच्चे को 48 पे करना होता। लेकिन x स्टूडेंट है तो हम x से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा ईच स्टूडेंट फूड कॉस्ट 480 अपॉन x। तो पहले इनको इतना पे करना था, लेकिन अब इनको 10 रुपीज ज्यादा पे करने पड़ेंगे अगर ये 8 बच्चे क्या हो जाएंगे? कम। अब ये दोनों बात तो आगे समझ में, लेकिन इससे करें क्या हम? इसका देखो, इससे बनेगी क्वाड्रिप्लिकेशन। कैसे? क्योंकि देखो अगर अब बच्चे हमारे कितने हो गए? x-8, लेकिन वो हर एक बच्चा अब कितने रुपए दे रहा है? 10 रुपए ज्यादा दे रहा है। तो अगर हर एक बच्चे मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट की ईच स्टूडेंट फूड कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट आएगी, और वो टोटल कॉस्ट कितनी होगी? 480 होगी। क्यों? क्योंकि अभी भी हमारा बजट 480 है, हमें इतने का ही फूड लेना है, ये फिक्स है। तो यही चीज इसमें समझने की, जिस बच्चे को ये समझ में आ गया होगा ना, उसने एक क्वेश्चन इजीली कर लिया होगा, वरना मोस्टली बच्चे इसको स्किप करके आए होंगे। अब देखो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई, इन इस टाइप की जो इक्वेशन बनती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उसको सोल्व करने का भी स्पेशल मेथड है। क्या कि आप यहाँ पर एलसीएम ना लें, आप क्या करें? डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें। एक्स की यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 480 अपॉन एक्स। फिर एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो यहाँ पर आएगा 10x प्लस में, -8 को इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 इंटू 480 डिवाइड बाई एक्स, फिर माइनस प्लस -80 इक्वल्स टू में 480। ऐसे मल्टीप्लाई करने से क्या बेनिफिट है? देखो इजी हो जाएगी कैलकुलेशन। कैसे? एक्स से एक्स कैंसिल, यहाँ पर प्लस का 480 और ये 480 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लेंगे इन सभी का एलसीएम। इन सभी वैल्यू के लिए अगर हम एक्स एलसीएम लेते हैं तो ये एक्स यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 10x² माइनस इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? 8 8 64 6 और ये आ गया 3840। फिर यहाँ पर माइनस और फिर ये कितना हो जाएगा? 80x और यहाँ पर होगा 0 0। क्यों? क्योंकि 480 से 480 कैंसिल तो यहाँ पर 0 बचेगा, 1 नहीं। क्यों? क्योंकि इनको हमने माइनस किया है, 480 इधर आकर माइनस होता, डिवाइड नहीं होता। अगर इनको हम डिवाइड कर रहे होते तब 1 रिमेनिंग मिलता हमें। ओके, अब हम इस x को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये 10x, ये 3840, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो कुछ इस टाइप से कर लेंगे। x² वाली टर्म, फिर x वाली टर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, और फिर ये कांस्टेंट टर्म 3840। x 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0। यहाँ से देखो आपको 10 कॉमन मिल रहा है, अगर हम इसमें से 10 कॉमन लेते हैं तो इक्वेशन और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगी और हमें फैक्टर में प्रॉब्लम नहीं होगी। 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो 384 मिलेगा इक्वल्स टू में 0। 10 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पर x² माइनस 8x माइनस 384। अब इसके फैक्टर करो और x की वैल्यू निकालो, और जो x की वैल्यू होगी वो वैल्यू होगी जो ओरिजिनल नंबर ऑफ स्टूडेंट जा रहे थे। अब हमें फाइंड क्या करना है, और हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट वेंट फॉर द पिकनिक। और इसने ये बोला है कि भी कितने बच्चे पिकनिक के लिए गए हैं, ये नहीं बोला कि भी ओरिजिनल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है। तो ये भी ध्यान देना कि x की वैल्यू जो है वो नहीं बताना, उसमें 8 कम लेस करके बताना है। ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, बच्चे इन पर ध्यान नहीं देते। कुछ बच्चों ने आंसर भी निकाला होगा तो उसमें 8 माइनस करके नहीं लिखा होगा, उसके मार्क्स कटेंगे। जैसे अब इसको फैक्टर करो, x² माइनस 8x माइनस 384 के फैक्टर्स माइनस करने पर 8 आए। तो इस टाइप की जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वर्ड प्रॉब्लम में, उसमें आपका एग्जैक्ट आंसर आ रहा होगा। अब यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रैक्शन में तो आ नहीं रहे होंगे, फ्रैक्शन में है तो या पॉइंट में नहीं आ रहे होंगे, तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ, तो इसका मीन्स इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होंगे पॉसिबल। 384 के फैक्टर कर लो, 384 के फैक्टर कर लो, कितना आएगा? वैसे देखो 384 अभी हमने मल्टीप्लाई किया था वो 8 इंटू 48 से आएगा 384, क्योंकि 0 तो ऐसे ही एग्जैक्ट। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि भाई अभी हमने किया कि भाई 8 इंटू 48 यही आएगा 384। अब इसके और भी फैक्टर, लेकिन हमें माइनस करने पर 8 आए तो नियरली वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि 8 और 48 को माइनस करने पर तो 8 आएगा नहीं। तो इसको देखो ये और किससे हो रहा है डिवाइड, ये हो रहा है 16 3 जा। अब देखो 8 3 जा 24 और 16 फैक्टर भी मिल गए इसके, या फिर आप ऐसे प्राइम फैक्टर करके कर लेना इसको। तो अगर आपसे वैल्यू इसके फैक्टर हो गए 24 माइनस 16, 24 माइनस 16 क्या हो रहा है हमारा? 8 भी आ रहा है और मल्टीप्लाई करके 384 भी आ रहा है।
ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे 24x माइनस माइनस प्लस 16x माइनस 384 इज इक्वल्स टू में 0। ओके, तो अब यहाँ पर करेंगे हम x कॉमन, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 24 और यहाँ पर ये प्लस 16 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x माइनस 24 इक्वल्स टू में 0। यहाँ पर हो गया x माइनस 24 और यहाँ पर हो गया x प्लस 16 इक्वल्स टू में 0। यहाँ से x की वैल्यू 24 एंड यहाँ पर x की वैल्यू कितनी माइनस 16, तो x की वैल्यू 24 लेंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट वेंट फॉर द पिकनिक कितने हो गए हमारे, यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट वेंट फॉर द पिकनिक कितना होगा, x माइनस 8 स्टूडेंट फाइनली गए हैं। फाइनली कितने स्टूडेंट हो गए, तो यहाँ हो जाएगा 24 माइनस 8, यहाँ पर कितना हो जाएगा आंसर इसका 16, तो 16 स्टूडेंट इसका आंसर होगा फाइनल। तो ये अगर हमारा आंसर है तो बिल्कुल करेक्ट है अगर आपका ये आया था। अगर नहीं भी आया तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अब इसको ध्यान रखना भी, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आंसर भी देखना कि भाई ऐसा नहीं कि एक्स की वैल्यू आए वही बता दो, ये भी देखो कि वो क्या बोल रहा है आपसे। तो यहाँ पर 16 आंसर हो गया हमारा फाइनल। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम ये कह सकते हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो इन क्वेश्चन करने का यही बेनिफिट है कि भाई आपको पता चल जाएगा कि कैसी कैसी कंडीशन हमें फेस करनी है, कैसी कैसी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं। तो उन सभी को अगर हम पहले से ही प्रिपेयर कर लेंगे, समझ लेंगे कि भाई ऐसी कंडीशंस भी आ जाती हैं कभी, तो हमें ध्यान रहेंगी यही चीज़ें। तो इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस रखें आप कि भाई इस टाइप का अगर क्वेश्चन आए तो हमें क्या करना है, और ये चीज़ें अब याद भी रहेंगी। अगर हमने ये क्वेश्चन पेपर किया तो हमें याद रहेगा कि भाई एग्जाम में अगर ऐसा कुछ भी आता है तो हमें तुरंत क्लिक हो जाएगा कि भाई हाँ ऐसी हमारे पास प्रॉब्लम आई थी तो हमने ऐसा कुछ फेस किया था, तब हमें उसे ऐसे टैकल करना है। अब करेंगे हम इसमें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट फर्स्ट में कह रहा है कि बीना हैज ए कम्युलेटिव डिपॉजिट अकाउंट। कम्युलेटिव डिपॉजिट अकाउंट वही हमारा आरडी अकाउंट ₹400 पर मंथ, मंथली इंस्टॉलमेंट है 400 रुपीज एंड एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है यहाँ पर हमारा 10% पर एनम। इफ सी गेट मैच्योरिटी वैल्यू गिवन की है, इफ सी गेट 30,100 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी एंड ये फिर कह रहा है कि देन फाइंड द टोटल टाइम। तो टाइम वाला क्वेश्चन है ये। टाइम कैसे करेंगे हम इसमें, मैच्योरिटी वैल्यू से। देखो मैच्योरिटी वैल्यू क्या होता है हमारा P इंटू एन और प्लस में आई। अब यहाँ पर अगर मैच्योरिटी वैल्यू 30,100 रखते हैं, P की वैल्यू 400, यहाँ पर n फाइंड करना है और फिर I भी नहीं है हमारे पास, तो I के लिए फिर फॉर्मूला लगाएंगे P इंटू एन, n प्लस 1 अपॉन में 2 इंटू 12 और यहाँ पर R अपॉन में 100, ये होता है। अब यहाँ पर भी हमारा क्या रहेगा, P अननोन रहेगा, देखो कैसे, सॉरी n अननोन रहेगा। यहाँ पर भी आपने रखा 400 n, यहाँ पर भी आप 400 पुट कर सकते हो। फिर यहाँ पर फिर मिलेगा हमें क्या, n और n प्लस 1, ये 2 इंटू 12 को तो आप 24 लिख सकते हो। r की वैल्यू कितनी आ रही है 10 और डिवाइड बाई 100। अब कैंसिल की हमने, एक जीरो से एक और जीरो कैंसिल की। अब देखो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, 30100, यहाँ पर ये 400 n। अब यहाँ पर इसको सोल्व कर लो, 48 24 है, कैंसिल कर लो 4 से, 4 10 जा 4 6 जा 24। अब यहाँ पर आएगा हमारा 10 n प्लस 1 और अपॉन में 6। आप इसमें एलसीएम ले लो 30100। यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते थे कि p कॉमन ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे यहाँ पर 6 और 6 4 जा 24, ये हो गया हमारा 2400 n प्लस में 10n और यहाँ पर n प्लस 1। 6 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे 30100 इंटू में 6। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले सकते हो आप, जैसे यहाँ पर 10 और n कॉमन आ रहा है, दोनों से 10n कॉमन लेंगे, 10n से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 240 प्लस यहाँ पर आ जाएगा n प्लस 1। अब यहाँ पर 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये वाला 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3010 इंटू में 6 और ये इक्वल्स टू में क्या आ रहा है हमारा n 240 प्लस 240 प्लस 1 241 प्लस n। नाउ अब इसको मल्टीप्लाई करो, 0 6 1 जा 6 0 और 6 3 जा 18, ये आ जाएगा इसमें 18,060 रुपीज़। यहाँ पर कितना हो जाएगा, आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 241n प्लस में n स्क्वायर। अब ये लेके आएंगे हम राइट हैंड साइड में, n स्क्वायर प्लस 241n और यहाँ पर माइनस में 18,060। ओके, नाउ अब हम इसको करेंगे 18,060 में माइनस करने पर 241, 18,060 के फैक्टर
माइनस करने पर 241 आए। 241 के नियर बाई अगर हम इसके फैक्टर देखो, अभी हमने इसको 6 से मल्टीप्लाई किया था, तो हम इसको 60, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि भी 301 इंटू में 60, क्योंकि इसमें से 10 अगर हम ले लेते हैं तो 10 इंटू 60 ये इसके फैक्टर हो गए, लेकिन माइनस करने पर 241 आ रहा है। आ तो रहा है, सही है, फिर तो ये फैक्टर हो गए इसके। तो इस टाइप से भी हम इसके क्या कर सकते हैं, फैक्टर कर सकते हैं। आप पहले पॉसिबिलिटी ये देखोगे भी जितने भी फैक्टर्स उसके पॉसिबल पहले से हैं तो उन्हीं को ही अरेंज करके देखो, मोस्ट प्रोबेबली कि आपको फैक्टर उसी में से ही मिल जाएगा। माइनस, क्योंकि मतलब बड़े फैक्टर से बच्चे डरते हैं काफ़ी कि भी कैसे होंगे, इस तरीके के फैक्टर अगर आ जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप जनरल जो भी उसके फैक्टर्स गिवन है उन्हीं को अरेंज करके देखो, या फिर उसको और ब्रेक कर लो, और कंडीशन के अकॉर्डिंग देखो कि माइनस करने पर कितना लेके आना है, प्लस करने पर। ऐसा नहीं कि आप पकड़ो और उसके प्राइम फैक्टर करने लग जाओ तो काफ़ी टाइम लगेगा ऐसे, फिर आपको सोचना पड़ेगा इतना ज़्यादा। फिर बच्चे सोचते हैं कि भाई वो कर लें, क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ कर लें, उसमें और भी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसलिए इसके जो भी कॉमन फैक्टर पहले से ही हमें फैक्टर्स गिवन है उन्हीं में ही अरेंजमेंट करके देखो, आपको मिल जाएगा। n प्लस यहाँ पर कितना आएगा, 301 मिलेगा। अब इसके फैक्टर्स हो गए n प्लस 301 एंड n माइनस 60। ओके, तो यहाँ पर n प्लस 301 और n माइनस 60 इक्वल्स टू में 0, एंड यहाँ पर ये 0। n की वैल्यू यहाँ हो जाएगी माइनस 301 और यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60। ओके, ये करना था हमें। n की वैल्यू 60 हो गई तो नंबर ऑफ मंथ्स 60 होंगे। अगर हमने 60 मंथ्स के लिए अगर हम इसे डिपॉजिट करते हैं तब हमें मैच्योरिटी वैल्यू पर कितना मिलेगा, 30,100। क्यों, सिंपल अगर हम इसे 60 से मल्टीप्लाई करें तो 24,000 तो ऐसे ही मिल रहे हैं, फिर इस पर इंटरेस्ट मिलेगा हमें। ओके, ये हो गया इसका थर्ड में फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो इसमें सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, इसके थर्ड का जो सेकंड पार्ट है इसमें बोल रहा है कि ए बैग कंटेन 15 बॉल्स, एक बैग में 15 बॉल्स हैं, ऑफ विच एक्स आर ब्लू, इसमें से एक्स ब्लू बॉल्स हैं, ये ब्लू बॉल्स हैं, एंड रिमेनिंग क्या है हमारी, रेड बॉल्स है। तो इसमें रिमेनिंग कितनी बची है, अगर एक्स रेड है, एक्स ब्लू है, तो रेड बॉल्स कितनी हो गई हमारी, 15 माइनस एक्स। तो जितनी भी ये होंगे हमारी, लेट कर लेते हैं भी 10 बॉल्स ब्लू हैं, तो 15 माइनस 10 5 बॉल्स हमारे रेड हो जाएंगे। ऐसे सेम किया हमने इसको। अब आगे क्या बोल रहा है कि इफ द नंबर ऑफ रेड बॉल्स आर इंक्रीज्ड बाय 5, अगर रेड बॉल में नंबर ऑफ बॉल्स 5 इंक्रीज करते हैं, मीन्स 15 माइनस एक्स में 5 और ऐड कर दे, तब ये क्या कह रहा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग द रेड बॉल डबल्स। तो रेड बॉल निकालने की जो प्रोबेबिलिटी होगी अब डबल होगी। डबल किसकी डबल होगी, जो पहले हम रेड बॉल निकाल रहे होंगे उसकी डबल होगी। तो इस चीज को अगर बच्चे समझ गए ना, जिस बच्चे ने इस रिलेशन को समझ लिया कि भी क्या कह रहा है और रिलेशन बना लिया, उसने क्वेश्चन किया होगा, वरना क्वेश्चन नहीं हुआ होगा बच्चों से। और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। कैसे, देखो, पहले आप रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालो। पहले जो रेड बॉल है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल 15x, 15 माइनस एक्स, ये नंबर ऑफ रेड बॉल्स, टोटल रेड बॉल्स 50। ओके, न्यू प्रोबेबिलिटी निकालो रेड बॉल निकालने की, वो कितनी आएगी, अब रेड बॉल्स कितनी है, 15 माइनस एक्स प्लस 5, आप इसमें प्लस कर दोगे यहाँ 20 माइनस एक्स हो जाएगा, तो हो जाएगा 20 माइनस एक्स, और अपॉन में कितना हो जाएगा यहाँ पर 20 होगा। क्यों होगा 20, अगर रेड बॉल में हमने 5 ऐड किया है तो टोटल बॉल, ब्लू बॉल्स हमारी सेम ही है, टोटल बॉल्स हमारी 5 इंक्रीज होगी, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स होंगी, ये होगा। अब यहाँ पर बोल रहा है कि भाई यहाँ पर जो हम प्रोबेबिलिटी निकाली है ना, न्यू प्रोबेबिलिटी निकाली है रेड बॉल की, वो पहले वाले से डबल है, पहले वाले से डबल है, मतलब ये ट्वाइस है। अब इसका डबल मत कर देना, ऐसा मत कर देना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ओरिजिनल रेड बॉल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यू रेड बॉल। अरे ये तो पहले से ही डबल है, अगर इसको डबल कर दोगे तभी आपस में इक्वल आएंगे। अब ये पहले से डबल है, इसको और डबल कर दो। भाई मान लेते इसकी प्रोबेबिलिटी आ रही है 1, इसकी प्रोबेबिलिटी आ रही है 2, अब इस डबल वाले को डबल कर दोगे तो ये तो 4 टाइम हो जाएगा, इसको डबल करोगे तभी तो आप इसको इक्वल रख सकते हो। तो यहाँ पर इसको डबल करना है, इसको डबल करना है, तो यहाँ पर 15 माइनस एक्स अपॉन में 15 वाली प्रोबेबिलिटी आएगी, और यहाँ पर इक्वल्स टू में प्रोबेबिलिटी, न्यू प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 20 माइनस एक्स अपॉन में 20। ये है, कर लो अब इसको सोल्व, कैंसिल करो, 5 3 जा और 5 4 जा। ओके, अब क्या करेंगे हम इसमें, 4 2 जा 8, यहाँ पर क्या होगा 15 माइनस एक्स, और यहाँ पर इक्वल्स टू में 3, यहाँ पर 20 माइनस एक्स। अब यहाँ पर 15 8 जा कितने होते हैं 120, और यहाँ पर ये 8x इक्वल्स टू में 60 और माइनस 3x।
8x इधर लेके आएंगे, 60 इधर माइनस कर देंगे, 120 माइनस 60, यहाँ पर ये 8x माइनस 3x, यहाँ पर करेंगे हम 60, तो यहाँ पर करेंगे हम 5x, 5 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 12, x की वैल्यू होगी 12। अब ये x की वैल्यू 12 मीन्स ये ब्लू बॉल्स हैं जो 12 आई है, और रेड बॉल्स कितनी होंगी फिर 15 माइनस 12, 3 रेड बॉल्स होंगी। अब हमसे क्या बोल रहा था, ओरिजिनल नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स एंड रेड बॉल्स, तो ओरिजिनल नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स और रेड बॉल्स क्या हो जाएंगे इसमें, ब्लू बॉल्स ओरिजिनल कितनी है 12 है, और रेड बॉल्स कितनी है 3। अब सेकंड में क्या बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ओरिजिनल रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओरिजिनल रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ओरिजिनल रेड बॉल्स कितनी है 3 आउट ऑफ 15, तो ये होगी प्रोबेबिलिटी 1/5। आप इसको चेक भी कर सकते हो, देखो अब प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है हमारी, जो हमारी ओरिजिनल प्रोबेबिलिटी आ रही है 1/5, और न्यू प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालें, एक्स की वैल्यू अगर हम क्या रख रहे हैं भाई, अब 5 और बॉल्स एक्स्ट्रा हो जाएंगी, पहले हमारी 3 आ रही थी तो अब कितनी हो जाएंगी 8, तो 8/20 करोगे आप, कितनी प्रोबेबिलिटी आएगी 4 2 8 और 4 5 2/5 आ रही है, देखो इसका ट्वाइस ही तो आ रही है। यही तो बोला था हमसे इसने कि जो पहले वाली जो प्रोबेबिलिटी उससे ट्वाइस है किसकी प्रोबेबिलिटी, जो न्यू रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, न्यू रेड की बॉल की प्रोबेबिलिटी है 2/5 मीन्स 2 × 1/5 ट्वाइस है, तो यही हमने यहाँ पर रिलेशन रखा है, बस सिंपल यही होता है इसमें। तो इन क्वेश्चन को फील करना होता है, इनको समझना है कि भी आपको कॉमन सेंस लगाओ, थोड़ा कॉमन सेंस भी यहाँ पर काम करता है, अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करते तो काफी क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं। तो इसलिए कोई भी क्वेश्चन आए, अगर आपको लग रहा है कि भी टफ है, हम नहीं समझ पा रहे हैं, रिलेट नहीं कर पा रहे, तो उसको एकदम से रुके, थोड़ा सा वेट करें और फिर उसको सोचें, और फिर उसमें क्या करें, थोड़ा कॉमन सेंस का यूज करें, तो आपको काफी क्वेश्चन इजी लगने लगेगा। ब्लू, अब ये ब्लू बॉल ये क्या है हमारी ब्लू बॉल, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, मीन्स 12 अपॉन में कितना, अगर हम पहले वाले की कह रहे हैं कि ओरिजिनल वाली है तो 12 अपॉन में 15, तो ये कितनी हो जाएगी ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी, 4 3 जा और 4 से तो कैंसिल नहीं होगा, 3 4 जा और 3 5 जा, 4/5 हो जाएगी ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी। ये होगी हमारी ओरिजिनल ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी। अगर न्यू कह रहा है अभी नई न्यू कंडीशन में ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी है तो वो हो जाएगी हमारी 12/20। इसका एक और आंसर आ सकता है, तो न्यू वाली अगर प्रोबेबिलिटी बोल रहा है वो, तो आ जाएगा हमारा 12/20 मीन्स कितना आ जाएगा 4 4 3 जा और 4 5 जा, 3/5 भी इसका आंसर होगा। तो इसमें बताना भी ओरिजिनल ब्लू बॉल ये है, और न्यू प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 3/5 होगी, किसके कंडीशन इसके, वैसे इसका आंसर ये वाला ही, अगर आप यहाँ पर भी छोड़ते हो ये परफेक्ट है एकदम। ओके, तो ये इसका सेकंड पार्ट है। अब हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो यहाँ पर इसका थर्ड पार्ट है, और ये क्या बोल रहा है इसमें कि यूज ग्राफ पेपर फॉर दिस क्वेश्चन, टेक 2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट अलोंग द बोथ एक्स एंड वाई एक्सिस। आपसे कह रहा है कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल विद वर्टिसेस A 2,2, A आपको इस पर रिप्रेजेंट करना है, लेकिन इसने स्केल बोला है कि भी 2 सेंटीमीटर पर 1 लेना है आपको, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट लेना है। तो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट लेंगे हम, काफी बॉक्स काफी क्या हो जाएंगे हमारे बड़ी वैल्यूज आएंगी। वैसे हम यहाँ पर ले सकते थे क्योंकि इसमें मैक्सिमम वैल्यू मोस्टली सिंपल वैल्यू गिवन की है, क्या है स्मॉलर वैल्यूज है जैसे 2,2, तो हमने यहाँ पर 1 सेंटीमीटर पर ही 1 यूनिट लिया है, लेकिन एग्जाम में अगर वो 2 सेंटीमीटर इजिकल्स टू 1 यूनिट बोलता है तो आपको 1 यहाँ लेना है, फिर यहाँ 2 लेना है, फिर यहाँ पर 3 एंड सो ऑन। ओके, ए और ग्राफ बनाना है पेंसिल से, पेन से नहीं बनाना है। हम जितने भी ग्राफ आपको बताते हैं पेन से बनाते हैं, लेकिन आपको पेन से ही ड्रॉ करने हैं ग्राफ। ए की वैल्यू 2,2, 2,2 यहाँ पर होगा हमारा ए। ओके, एंड फिर ये कह रहा है भाई बी एट 2, -2, 2, -2 कहाँ आएगा हमारा, ये आएगा 2, -2, ये होगा बी हमारा 2, -2। एंड ये फिर कह रहा है सी है 0, -1, 0, -1, एक्स पर 0 वाई पर -1, ये है हमारा सी पॉइंट 0, -1। फिर कह रहा है डी में 0,1, डी है हमारा 0,1, वाई की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 0। अब क्या कह रहा है इसमें आगे कि भी ए पार्ट में कह रहा है कि रिफ्लेक्ट क्वाड्रिलेटरल ABCD ऑन दी वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर इसको रिफ्लेक्ट कर दो, वाई एक्सिस पर इसको रिफ्लेक्ट करेंगे तो ये पॉइंट हमारा इधर आ जाएगा 2,2, लेकिन वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट करेंगे तो एक्स का साइन चेंज होगा, और इनको पॉइंट नाम देना है क्या, ए को ए डैश देना है आपको, ए को ए डैश पॉइंट बोलेंगे, और कितना हो जाएगा ये -2,2। एंड बी को उधर करेंगे हम तो बी भी हो जाएगा हमारा, और एक्स का साइन चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर -2 थर्ड पार्ट में दोनों ही माइनस होते हैं,
ये हो जाएगा हमारा बी डैश। अब क्या बोल रहा है कि रिफ्लेक्ट ऑन द वाई एक्सिस एंड नेम इट एज ए डैश बी डैश सी डी, और इसको ए डैश बी डैश सी। यहाँ पर अगर हम इसको देखें, इनको ज्वाइन कर देते हैं तो ये बनेगा हमारा 2,2 हम गलत लिया है, यहाँ पर है ना 2,2, ठीक है। तो ये है हमारा 2,2, नेम इट एज ए डैश बी डैश, तो इसको हमने कर लिया, ये आ गया हमारा। ओके, अब ये कह रहा है कि राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए डैश एंड बी डैश। ए डैश और बी डैश के कोऑर्डिनेट्स बताओ, ये ए डैश और बी डैश के कोऑर्डिनेट्स। फिर क्या बोल रहा है आपसे, नेम 2 पॉइंट्स विच आर इनवेरिएंट अंडर द अबव रिफ्लेक्शन। इस रिफ्लेक्शन में कौन से ऐसे 2 पॉइंट है जो अभी भी सेम है। इनवेरिएंट पॉइंट किसे कहते हैं कि रिफ्लेक्शन के बाद भी उनके कोऑर्डिनेट सेम रहे। जैसे ये, अगर हम ये पॉइंट वाई एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर ही इसका रिफ्लेक्शन कर रहे हैं तो ये यहाँ पर ही रहेगा, सेम रहेगा, पॉइंट चेंज नहीं होगा। तो ये और ये जो सी पॉइंट है दोनों इनवेरिएंट पॉइंट है। अब कह रहा है कि नेम दी पॉलीगन ए डैश बी डैश सी डी, ए डैश बी डैश सी डी। क्या बोलेंगे इसको? ट्रेपेजियम बोलेंगे। सिंपल, इस पॉलीगन को क्या बोलेंगे? क्योंकि 2 पैरेलल साइड है, 2 नॉन पैरेलल, ट्रेपेजियम। ओके, बस ये करना है इसमें। सिंपल है क्वेश्चन ये भी हमारा। इसी टाइप के क्वेश्चन हमारे सेक्शन बी में भी हैं। मोस्टली क्वेश्चन आप कर सकते हो, लेकिन इसमें सभी क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। तो अभी हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अभी आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना और आप बताना कोई डाउट हो तो आपका, उसको भी सोल्व करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। इस पेपर के पीडीएफ और अदर जो भी हमारे इंपॉर्टेंट पेपर है उन सभी का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहाँ पर इसको देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।